वेलकम स्टूडेंट्स। तो अभी तक की क्लास में हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जो कि एक्सियल और इक्वेटोरियल पर था। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो इससे थोड़ा अपर लेवल का कॉन्सेप्ट है, जिसमें हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट। ये जो एनी पॉइंट की बात हो रही है ये जनरल पॉइंट होता है, जो कहने के लिए एक्सियल और इक्वेटोरियल भी हो सकता है और इसके बीच में भी किसी भी जगह पर एग्जिस्ट कर सकता है। थ्री डायमेंशनल स्पेस में किसी भी जगह हो सकता है। तो यहां पर हम जो डेरिवेशन करेंगे वो जनरलाइज फॉर्म में करेंगे। देखते हैं किस तरह से होगा। कॉन्सेप्ट है हमारे पास टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट। एनी पॉइंट यहां पर जनरल पॉइंट के फॉर्म में है। डेरिवेशन का पैटर्न हमेशा जैसा हम करते ही है, लेट से स्टार्ट होगा। तो अजम्पशन हमने कर लिया, लेट देयर इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ चार्जेस प्लस माइनस q लेंथ 2l and we have to find electric field intensity at point m which is at distance r and this time it is making angle theta with the dipole. So अगर इसका फिगर हम बना लेते हैं तो ये फिगर देखने में कुछ ऐसा मिलेगा हमें। हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है माइनस q से प्लस q, ये हम जानते हैं मिडिल पॉइंट है, इसका नाम दे देते हैं इसको o। दोनों तरफ की डिस्टेंस इसमें l और l हो जाती है, फिलहाल हमने इसको 2l बोला हुआ है। और हमारा जो पॉइंट है दिस इज समवेयर हियर पॉइंट m and this is at distance r and is also making angle theta with the dipole. Direction of dipole. Direction of dipole moment किस तरफ होता है? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। अगर उसको हम यहाँ शो कर दें तो this is the direction of dipole moment p वेक्टर, और इसके साथ हमारी डिस्टेंस ने एंगल बनाया है थीटा। ये पॉइंट अगर मैं डाइपोल मोमेंट के सामने ले आऊंगा, उसकी एक्सिस के अलाउंग ले आऊंगा, तो यही पॉइंट हमारा एक्सियल पॉइंट भी बन जाएगा। इसी को मैं 90 डिग्री पर ले जाऊंगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर, तो वो इक्वेटोरियल भी बन जाएगा। उनकी हम सेपरेट डेरिवेशन कर चुके हैं, बट उनके रिजल्ट में हम इस जनरल पॉइंट से निकाल लेंगे। जनरलाइज फॉर्म में है इसलिए जनरल पॉइंट एनी पॉइंट की बात हो रही है। अब इसको अगर हमें करना है तो इसके लिए कुछ बेस चीजें हैं जो हमें देखनी है। उसका एक साइड में बेस बना लेते हैं जो हमें डेरिवेशन करने में हेल्प करेगा। तो जो चीजें अभी तक हम गेन कर चुके हैं नॉलेज, वो कुछ ऐसी की थी कि हमारे पास अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल कुछ ऐसा है और दिस इज द एक्सियल पोजीशन, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है ये एक्सियल, और इसकी वैल्यू आती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 p फॉर डाइपोल मोमेंट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस q। ऐसा हम देख चुके हैं। ठीक इसी तरह से इसी डाइपोल के अगर आप इक्वेटोरियल पोजीशन पर देखोगे, इक्वेटोरियल पोजीशन पर, ये इक्वेटोरियल पोजीशन है, तो यहां पर डाइपोल मोमेंट हमें पीछे मिलता है E इक्वेटोरियल एंड इट्स फॉर्मूला इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डिस्टेंस क्यूब। यहां भी है, बस यहां 2 नहीं आता है, डाइपोल मोमेंट P आ जाता है। तो ये डाइपोल मोमेंट का मैं थोड़ा सा अलग कलर से इसीलिए दिखा रहा हूं क्योंकि ये थोड़ा सा यहां पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। इसी कॉन्सेप्ट का हम इस्तेमाल करते हैं इस डेरिवेशन के लिए। फिलहाल देख लेते हैं, अगर ये हमारा डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है तो डाइपोल मोमेंट के साथ सेम डायरेक्शन में आने वाला, सेम लाइन के अलाउंग आने वाला पॉइंट होता है एक्सियल पॉइंट, और उस पर हमें फॉर्मूला पहले से मालूम है डायरेक्शन के साथ। ऐसे ही 90 डिग्री पर अगर हम चेक करेंगे तो इक्वेटोरियल पोजीशन होती है डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन के साथ 90 डिग्री पर, और वहां पर आने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और वैल्यू दोनों हमें मालूम है। इन्हीं फॉर्मूलों का इस्तेमाल करके हम इस डेरिवेशन को करने जा रहे हैं। तो कैसे करेंगे, उसके लिए दूसरा एक और जो बेस इंफॉर्मेशन हमें पहले से पता होनी चाहिए, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिजोल्यूशन। फिजिक्स में करते रहते हैं हम लोग रिजोल्यूशन। अगर आप लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा हम यहाँ पर बात कर लेंगे कि जनरल मेथड रिजोल्यूशन बेसिकली है क्या। अगर आपके पास एक वेक्टर है ए वेक्टर, इसको रिजोल्व करना है, इसका रिजोल्यूशन करना मीन्स हमें इसे स्प्लिट करना है 2 या उससे ज्यादा पार्ट्स में। मोस्टली जो हमारे पास यूज आता है वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का आता है, जिसमें हम ये देखते हैं कि वेक्टर के साथ ऑलरेडी अगर हमें कोई रेफरेंस लाइन पर एंगल मालूम है तो एंगल वाली डायरेक्शन पर आने वाला कंपोनेंट होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, जो वेक्टर के मैग्नीट्यूड और साथ में एंगल का कॉस मल्टीप्लाई करने के साथ आता है। उसके बाद दूसरा जो कंपोनेंट होता है वो परपेंडिकुलर बनता है इसके साथ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ। तो परपेंडिकुलर ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, हमें सिलेक्ट करना है कौन सा है। तो बड़ा आसान है, कंपोनेंट वो लेना है जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ हमारे वेक्टर को इन बिटवीन एग्जिस्ट करवा दे। सपोज अगर हम नीचे ट्राई करते हैं इसको बनाने के लिए तो परपेंडिकुलर तो ये होगा, बट हमारा वेक्टर बाहर छूट जाएगा। हमें इस तरह से लेना है कि वेक्टर बीच में कहीं आ जाए।
तो यहां पर होगा हमारा वर्टिकल कंपोनेंट जो वेक्टर की वैल्यू से ही होगा और साथ ही साथ एंगल का साइन लेकर आएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर वेक्टर सपोज नीचे है, मान लेते हैं बी वेक्टर है और इस बार हमें रेफरेंस लाइन इधर मालूम है थीटा, तो जो कंपोनेंट का रेजोल्यूशन हम करेंगे वो इधर करेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बी cos थीटा, दिस इज आवर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और इस बार ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि वेक्टर फिर बाहर छूट जाता है, हमें इसे नीचे लेना है वर्टिकल कंपोनेंट और ये बन जाएगा b sin थीटा। ये दोनों कॉन्सेप्ट मिक्स करके हमारी ये डेरिवेशन तैयार हो जाती है, उसी को हम यहाँ करने जा रहे हैं। तो अगर हम इस p वेक्टर को रिजॉल्व करके देखें तो इस p वेक्टर के लिए हमें ऑलरेडी रेफरेंस लाइन डिस्टेंस r मिली हुई है, तो थीटा एंगल वाला जो होता है कंपोनेंट वो कौन सा हम बताकर चलते हैं, वो बताकर चलते हैं p cos थीटा, दिस इज आवर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और दूसरा इसके साथ 90 डिग्री, तो इसके साथ 90 अगर ड्रॉ करें तो ऐसा 90 जाता है, ऊपर होगा या नीचे होगा। अगर ऊपर लिया हमने, मान लेते हैं अगर हमने यहां लिया है, ये वेक्टर कंपोनेंट यहां लिया है, तो हमारा वेक्टर जो है वो बाहर छूट रहा है, लेकिन अगर हम इसको यहां ले लेते हैं तो हमारा वेक्टर हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंगली बीच में आ जाता है, यानी कि डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन के लिए इसको इधर होना होगा। वर्टिकल कंपोनेंट इज p sin थीटा, दिस इज आवर वर्टिकल कंपोनेंट। जैसे ही हम ऐसा कर लेते हैं हमारा p वेक्टर खत्म हो जाता है, p वेक्टर को आप भूल जाएंगे। अब आपके पास एक के बजाय दो बचे हैं, दो डायपोल मोमेंट बचे हैं, लेकिन ये दो डायपोल मोमेंट किस तरह से हैं, जब हम p को ले रहे थे तो m पॉइंट उनके लिए जनरल पॉइंट हो गया था, लेकिन अब जब हमने p cos थीटा और p sin थीटा देखा तो p cos थीटा के लिए तो बिल्कुल सामने आ गया, डायपोल के ठीक सामने कौन सा पॉइंट बन गया, एक्सियल पॉइंट बन गया, और 90 डिग्री पर है परपेंडिकुलर। डायपोल मोमेंट p sin थीटा के लिए यही पॉइंट 90 डिग्री पर है, तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन के साथ 90 पर होने वाले को बोल देते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। यानी जो m पॉइंट का बिहेवियर p के लिए जनरल पॉइंट था, वही m पॉइंट पोजीशन बन चुकी है p cos थीटा के लिए एक्सियल, p sin थीटा के लिए इक्वेटोरियल, और दोनों के फॉर्मूले हमें मालूम है। तो बस हमें दोनों को स्प्लिट करके फॉर्मूला एक एक करके लगाना है, उनकी डायरेक्शन देखनी है और उसके अकॉर्डिंगली हम उनको कंबाइन कर देंगे। शुरू करें, तो देखते हैं, शुरू करेंगे। सबसे पहले बता देंगे ऑन रिजॉल्विंग p वेक्टर वी गेट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एज p cos थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट एज p sin थीटा। ड्यू टू दिस, इसकी वजह से क्या हुआ, ड्यू टू दिस नाउ पॉइंट m acts as axial फॉर किसके लिए, p cos थीटा यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए, एंड एज इक्वेटोरियल फॉर वर्टिकल कंपोनेंट। अगर ऐसा है तो फिर तो हम फॉर्मूला रख ही सकते हैं, तो हम कह सकते हैं therefore इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट m ड्यू टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दैट मींस p cos थीटा, p cos थीटा की वजह से। तो अगर आप इसका फॉर्मूला देखो तो एक्सियल वाला फॉर्मूला ये कहता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 इंटू डायपोल मोमेंट, यहाँ डायपोल मोमेंट आ रहा है अपॉन में डिस्टेंस क्यूब, यहाँ जो डायपोल मोमेंट है वो p के साथ पूरा का पूरा cos थीटा आपको लेना होगा। तो अगर हम यहाँ पर वैल्यू बनाना शुरू कर दें तो ये बन रहा है E1 बोल दिया हमने इसको, दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 अपॉन r क्यूब होता था, तो डिस्टेंस तो r ही है अभी भी, लेकिन जो p होता था, ये जो p है, इस p की जगह हमारे पास है p cos थीटा। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम फाइंड करेंगे तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट m ड्यू टू वर्टिकल कंपोनेंट, अगर मैं इसको E2 बोल दूं तो इसमें जो फॉर्मूला लगता है एक्सियल वाले के रिस्पेक्ट में इक्वेटोरियल में 2 नहीं होता है ना, तो P अपॉन आर क्यूब वाला फॉर्मूला लगेगा, और उस फॉर्मूले को जब हम यहाँ अप्लाई करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर क्यूब ही बनना है, बट उस P की जगह हमें मिलेगा P sin थीटा। ये बात हो गई हमारे मैग्नीट्यूड की, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैग्नीट्यूड की फॉर्म में हम फाइंड कर चुके हैं।
अब बात है डायरेक्शन के फॉर्म में फाइंड करने की। तो डायरेक्शन के फॉर्म में फाइंड करना तो हमने जैसा यहाँ फिगर में देखा ही था। अगर हम एक्सियल की बात करते हैं तो एक्सियल की वजह से जो डायपोल है वो इस डायरेक्शन में बना हुआ है, तो वो सेम डायरेक्शन में अपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मेंशन करके देगा। तो हमारा जो E1 होगा वो इधर आ जाएगा। दिस इज आवर E1 वेक्टर। P sin थीटा की वजह से जो दूसरा वाला इक्वेशन में हमें मिला है वो बिल्कुल एंटी पैरेलल होता है। तो अगर ये नीचे है तो इसके ठीक ऊपर जाएगा और वो अपनी रिस्पेक्टिव पोजीशन पर होगा, यानी कि यहां। तो यहां हमें मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड सेकेंड E2 वेक्टर। अगर आप दोनों को देख लो तो दोनों के बीच में एंगल 90 है, क्योंकि इनके कंपोनेंट्स के बीच में भी एंगल 90 है। तो 90 वेक्टर्स को तो हम बहुत इजीली कंबाइन कर देते हैं। अब हमें इसके बाद इसको कंबाइन ही करना है। हेंस रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट M पॉइंट पर अगर रिजल्टेंट वेक्टर देखना है तो दो वेक्टर जब आपस में 90 डिग्री पर होते हैं, ये 90 डिग्री पर, तो 90 डिग्री वाला रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अंडर रूट के अंदर दोनों वेक्टर्स के स्क्वायर का सम कर देना है। तो हमें यहां पर मिलने वाला है E, ये एनी पॉइंट का केस है, फॉर्मूले में रख देंगे E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। उसके बाद फर्स्ट और सेकंड से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेनी है, तो ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। आगे जो बचा है उसको क्या बोलेंगे, फिर से मैथमेटिकल एंजॉयमेंट करेंगे, एंजॉय। तो देखते हैं E1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2t cos थीटा अपॉन में r क्यूब होल स्क्वायर जा रहा है, और ऐसे ही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट t sin थीटा अपॉन r क्यूब, ये भी होल स्क्वायर में जा रहा है। अगर आप दोनों इक्वेशंस ये दोनों को देख लो स्क्वायर्स को, तो इसमें काफी बड़ा फैक्टर है जो कॉमन आ रहा है, वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों में है t अपॉन r क्यूब, दोनों में है, दैट्स ऑल। तो ये स्क्वायर के साथ है, स्क्वायर की फॉर्म में बाहर होगा, रूट से बाहर आकर सिंगल हो जाएगा और हमें बाहर मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट t अपॉन r क्यूब। अंदर जो रह जाता है वो है 2 cos थीटा का स्क्वायर, जिसको आप 4 cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, यहां से sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, अगर एडजस्टमेंट करेंगे थोड़ी सी, तो ये बन जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा को हम लिख लेंगे 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। स्प्लिट कर दिया एक को, और आप समझ ही रहे होंगे स्प्लिट करने का फायदा क्या है। उसको बचे हुए sin स्क्वायर थीटा के साथ लेंगे, तो ये वाला पार्ट आप जानते हैं क्या बन जाता है, मैथमेटिकल एनालिसिस सभी को आता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट t अपॉन r क्यूब अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, एंड दिस इज द final formula for electric field intensity at any point. Very important formula, because this formula can give the value of electric field anywhere around the electric dipole, even at the point of axis axial position as well as on the point of equator equatorial position पर भी देगा। बस उसके लिए हमें थीटा की वैल्यू को अकॉर्डिंगली वेरी करवाना है। एक्सियल पोजीशन पर थीटा विल बी 0 डिग्री एंड एट इक्वेटोरियल इट विल बी व्हाट, एट 90 डिग्री। तो स्पेशल केस देख लेते हैं। स्पेशल केस में फर्स्ट आ रहा है, फर्स्ट है एट एक्सियल थीटा इज 90 डिग्री। तो आप जानते हैं कि cos 90 कितना हो जाता है, 0। तो यहां अगर 0 कर देंगे तो 0 का स्क्वायर इंटू 3, दैट मीन्स 0, और हमारा फॉर्मूला बन जाएगा E एक्सियल का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट So this is very important formula because it can give the value of electric field at axial and as well as at equatorial. तो उसके लिए स्पेशल केस देख लेते हैं। स्पेशल केसेस, केस नंबर 1 एट एक्सियल पोजीशन की बात करेंगे तो ये पॉइंट M सामने आएगा, और जो इसने ये एंगल बना रखा था ये थीटा धीरे धीरे कम होकर 0 हो जाएगा। तो एक्सियल पोजीशन पर थीटा इज 0 डिग्री, cos 0 डिग्री इज 1, तो 1 का स्क्वायर 1 इंटू 3 3 प्लस 1 4, रूट के अंदर 4 आ जाएगा। तो E एक्सियल बन जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट t अपॉन r क्यूब अंडर रूट 3
प्लस 1 दैट मीन्स 4, 4 0 2 बन जाएगा और ये बनेगा फाइनल फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r क्यूब एंड दिस इज द सेम फॉर्मूला व्हिच वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड इन द प्रीवियस डेरिवेशन। समझे? ऐसे ही सेकंड की अगर बात करें तो एट इक्वेटोरियल की अगर आप बात करेंगे तो थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, जिसमें cos 90 आप जानते हैं कितना हो जाता है 0, तो cos 90 0 हो चुका है, 0 का स्क्वायर 0 इंटू 3 0, 0 प्लस 1 1, तो आपको E इक्वेटोरियल मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन r क्यूब, दिस पार्ट इज 3 इंटू 0 प्लस 1 दैट मीन्स ओनली 1, तो रूट के बाहर भी 1 आ जाएगा और फॉर्मूला आपको मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन r क्यूब। Again the same formula which we have proved in the previous derivation of equatorial position। तो ये हमारी एक जनरल डेरिवेशन है जो आपको दोनों केस की रिजल्ट भी देती है, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, पेपर में पूछी जा भी सकती है, तो आप इसको भी प्रिपेयर करके रखेंगे। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही करेंगे, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।